नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चारशंबे के रोज़ वर्चुअल मीडियम के जरिए तमिलनाडु में एक साथ 11 मेडिकल कॉलेजों का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पहला मौका है कि एक ही रियासत में एक साथ 11 मेडिकल कॉलेजेस शुरू किए गए। इससे पहले मोदी ने उत्तर प्रदेश में बैक वक्त 9 मेडिकल कॉलेजों का इफ्तिताह किया था। उन्होंने कहा कि मैंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस मौके पर मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया और तमिलनाडु के वजीर आला स्टालिन भी मौजूद थे। पोंगल और मकर संक्रांति की मुबारकबाद देते हुए मोदी ने कहा कि मुल्क में कमजोर सेहत खिदमात और मेडिकल कॉलेजों की कमी सबको मालूम है, लेकिन पिछली हुकूमतों ने इस पर तवज्जो नहीं दी। हमारी हुकूमत ने इस पर संजीदगी से काम किया। वजीर आजम ने कहा कि 2014 से पहले मुल्क में सिर्फ 387 मेडिकल कॉलेजेस थे, जो अब बढ़कर 596 हैं। तमिलनाडु के नए 11 मेडिकल कॉलेजों से MBBS की 1450 सीटें बढ़ जाएंगी। वजीर आजम ने आज कहा कि हमारी हुकूमत ने तिब्बी तालीम के फरोग के लिए बहुत से इक़दाम किए हैं। मुल्क में सेहत की बढ़ती हुई खिदमात का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि आयुष्मान योजना के जरिए गरीबों को बेहतर इलाज मिल रहा है। सेहत की खिदमात को दही और दूर दराज के इलाकों तक ले जाने के लिए हमारी कोशिशें जारी हैं। Today we are meeting for two special reasons: the inauguration of 11 medical colleges and the inauguration of the new building of the Central Institute of Classical Tamil. Thus, we are furthering the health of our society and making the connect with our culture stronger. Friends, medical education is one of the most desired streams for studies. The problem of shortage of doctors in India was well known, but there were not enough efforts to address this problem. Perhaps vested interests also did not let previous government to take the right decisions, and access to medical education remained an issue. Ever since we have taken office, our government has worked to address this gap. In 2014, our country had 387 medical colleges. In the last 7 years only, this number has grown up to 596 medical colleges. This is an increase of 54%. In 2014, our country had around 82,000 medical undergraduate and postgraduate seats. In the last 7 years, this number has gone up to around 1,48,000 seats. This is an increase of about 80%. In 2014, there were only 7 AIIMS in the country. But after 2014, the number of AIIMS approved has increased to 22. At the same time, various reforms have been undertaken to make the medical education sector more transparent. Regulations for setting up medical colleges and hospitals have been liberalized without compromise on quality. सुप्रीम कोर्ट ने हरिद्वार के धर्म संसद प्रोग्राम में मुबैना तौर पर मुस्लिम बिरादरी के खिलाफ की गई काबिल एतराज इश्तियाल अंगेज तकारीर के खिलाफ दायर अर्जियों पर चारशंबे के रोज उत्तराखंड हुकूमत को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया। चीफ जस्टिस NV रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली की बेंच ने मुताल्लिका फरीकों के दलाइल सुनने के बाद उत्तराखंड हुकूमत को नोटिस जारी करके अपना जवाब दाखिल करने को कहा। जस्टिस रमन्ना ने कहा कि हम अभी सिर्फ नोटिस जारी कर रहे हैं, अगली समाअत 10 दिनों के बाद होगी।
सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने अर्जी गुजार की तरफ से दलील पेश करते हुए कहा कि मामला इंतहाई संगीन है। इस तरह की धर्म संसद का इनेकाद बार बार किया जा रहा है। उन्होंने इस्तेदार करते हुए कहा कि अगला प्रोग्राम 24 जनवरी को अलीगढ़ में है, इसीलिए उस तारीख से पहले अगली सुनवाई की जाए। उन्होंने बेंच के रूबरू कहा कि काबिल एतराज इश्तियाल अंगेज तकारीर को रोकने के लिए अगर जल्द इक़दाम नहीं उठाए गए तो औना, डासना, कुरुक्षेत्र वगैरह में भी इस तरह की धर्म संसद होंगी। उन्होंने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि इस तरह प्रोग्रामों से पूरे मुल्क का माहौल खराब होने का अंदेशा है, जो इस जमहूरियत की अखलाकियात को तबाह कर देगा। अदालत उस्मा की बेंच ने साबिक मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद, पटना हाईकोर्ट के साबिक जज और वकील अंजना प्रकाश, सीनियर सहाफी खुरमान अली और दीगरान की अर्जियों पर समाअत करते हुए उत्तराखंड हुकूमत को जल्द से जल्द अपना जवाब दाखिल करने का हुक्म जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे पंजाब के दौरान सिक्योरिटी में मुबैना कोताही की जांच के लिए 4 शुबे को सुप्रीम कोर्ट की साबिक जज इंदु मल्होत्रा की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी। चीफ जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने पीर को एनजीओ लॉयर्स वॉइस की दरखास्त पर समाअत करते हुए कहा था कि वो हाई कोर्ट के साबिक जज की सरबराही में आला सतह इंक्वायरी कराना चाहती हैं। बेंच ने कहा कि वजीर आजम की सिक्योरिटी में कोताही से मुतालिक हिस्सास मामले को मरकजी या रियासती हुकूमतों की तरफ से एक तरफा तहकीकात के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। अदालती शोबे में तरबियत याफ्ता शख्स इस मामले की तहकीकात करे। अदालत उस्मा की बेंच ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डीजी या उसकी नामजद अथॉरिटी, कौमी खिता चंडीगढ़ के डीजीपी, पंजाब के डीजीपी के अलावा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को मेंबर्स के तौर पर मुकर्रर किया। इस कमेटी की सरबराही जस्टिस मल्होत्रा करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम जस्टिस इंदु मल्होत्रा की क़यादत में डीजी एनआईए और दीगर की एक कमेटी मुकर्रर करते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में हुई चूक के सिलसिले में बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस को हदफ तनकीद बनाया और इल्जाम आयद किया कि पंजाब की कांग्रेस हुकूमत ने जानबूझकर वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी को खतरे में डाला, जो काबिल मजम्मत है और काबिल सजा है। बीजेपी की सीनियर लीडर और मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने 4 शुबे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी में चूक होते देखकर उन्होंने कांग्रेस क़यादत के सामने कुछ सवालात उठाए थे। एक टेलीविजन नेटवर्क ने उन सवालात के कुछ तशवीशनाक नताइज मुल्क के सामने लाए हैं। पंजाब पुलिस अफसरान के बयानात एक कौमी न्यूज़ चैनल पर हकीकत को उजागर करते हैं। Directed, convenienced to breach the security of the Prime Minister and bring him to physical harm. As a member of the Bharatiya Janata Party, I am sure the nation shares our outrage at this incident. We know that the Congress party hates Modi, but today they tried to harm the Prime Minister of India. Such is the breakdown of law and order in the state of Punjab that the DGP police claims he is incapable of providing security support to the Prime Minister's office, to the Prime Minister's security detail. Such is the state of administration in Punjab that a security detail, a security run, that is a protocol administratively to be followed for the head of state, was today dismantled so that Narendra Modi could be brought to harm. The questions we as BJP Karyakarta हिंदुस्तान और चीन के दरमियान सीनियर सुप्रीम मिलिट्री कमांडर सतह की बातचीत का 14वां दौर 4 शुबे के रोज चीन के चुशवल मोल्डो में शुरू हुआ। ये इत्तला सिक्योरिटी ज़राए ने दी। हिंदुस्तान की जानिब से इसकी नुमाइंदगी लेह में मुकीम फायर एंड फ्यूरी कोर के नए कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल इंद्रसेन गुप्ता कर रहे हैं, जबकि चीन की नुमाइंदगी जनूबी संग्यांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर मेजर जनरल यांग लिन कर रहे हैं। काबिल जिक्र है कि लेफ्टिनेंट जनरल
आनंद सेन गुप्ता ने लेफ्टिनेंट जनरल पीजी के मेनन से एलिट कोर के कमान संभाली है। कारगिल जंग के बाद 21 सितंबर 1999 को तश्कील दी गई 14वीं कोर ने सियाचिन ग्लेशियर समेत दुनिया के कुछ सबसे बुलंद तरीन जंगी इलाकों पर सख्त निगरानी रखते हुए पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल और चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दोनों से हिफाजत को यकीनी बनाया है। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवाने ने कंट्रोल लाइन के पार से जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों की दरअंदाजी के खतरे को एक बड़ा चैलेंज करार देते हुए कहा कि इस वक्त एक लॉन्च पैड है और तरबियती कैंपों में 350 से 400 दहशतगर्द दरअंदाजी के लिए तैयार बैठे हैं। आर्मी चीफ ने 4 जुम्मे को आर्मी डे से कबल अपनी रिवायती सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुख्तलिफ जराये से मिलने वाली इतला से पता चलता है कि 350 से 400 दहशतगर्द मगरबी सेक्टर में दूसरी तरफ मुख्तलिफ लॉन्च पैड्स और तरबियती कैंपों में दरअंदाजी के लिए बैठे हैं। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल फरवरी से पाकिस्तान फौज के साथ फायरिंग बंद करने का माहिदा तय पाने के बाद चंद वाकयात के अलावा कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई है। Western front along the line of control, after heightened situation for a long period, the DGMO's understanding in February last year was aimed at achieving a mutually beneficial and sustainable peace. Resultantly, the situation has seen a marked improvement. But notwithstanding that, there is an increase in concentration of terrorists in various launch pads, and there have been repeated attempts at infiltration across the LC. And needless to say, this once again exposes the nefarious designs of our Western neighbor. But we on our part have resolved to show zero tolerance for terror, and we have committed ourselves to extract dire costs. यौम जमहूरिया के पेश नज़र जम्मू सूबे में लाइन ऑफ कंट्रोल पर चौकसी बढ़ाई गई है ताकि जंगजुओं के मंसूबों को नाकाम बनाया जा सके। एक न्यूज एजेंसी के जरिए से खबर आई है कि जम्मू सूबे में पाकिस्तान के साथ लगने वाली सरहदों पर फौज को मुस्तैद रहने के अहकाम सादिर किए गए हैं। जराये ने बताया कि यौम जमहूरिया के तहत दिल्ली और दीगर इलाकों में काफ़ी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। दिल्ली के अहम सड़कों पर सिक्योरिटी तैनात की गई है। दिफाई जराये ने बताया कि यौम जमहूरिया के पेश नज़र सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी कंट्रोल लाइन पर फौज को 24 घंटे मुतहर्रिक रहने के अहकाम सादिर किए गए हैं ताकि मिलिटेंट्स के मंसूबों को खाक में मिलाया जा सके। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात से ऐन कबल स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद योगी काबीना के वजीर दारा सिंह चौहान ने भी 4 जुम्मे को वजारत से इस्तीफा देकर बीजेपी की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल को सौंपा। अपने इस्तीफानामे में चौहान ने कहा कि वजीर की हैसियत से अपने शोबे की बेहतरी के लिए मैंने हद्दुल मकदार कोशिशें की, लेकिन पसमानदा तबका दलित और बेरोजगार नौजवानों के तई हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना रवैये और दलितों के रिजर्वेशन के मामले को जिस तरह से हैंडल किया गया उससे दिल बर्दाश्ता होकर वजारत से इस्तीफा दे रहा हूं। इसके बाद मीडिया से बातचीत में चौहान ने आदा किया कि उन्होंने ऐसा कदम मजबूरी में उठाया है और ये हकीकत है कि पसमानदा तबका दलितों, पिछड़ों, किसान और बेरोजगार नौजवानों के साथ इंसाफ नहीं हुआ। गुज़िश्ता 5 सालों में अपने तहफ़्फ़ुज़ात रियासती हुकूमत के साथ साथ मरकजी क़यादत को भी आगाह किया, लेकिन दोनों जगह से उसे नज़रअंदाज कर दिया गया। जिन गरीब, मजदूर, पसमानदा तबकात, किसान और नौजवानों के आशीर्वाद से हुकूमत बनी थी, उनकी तवक्कुआत पूरी नहीं हुई। एक सवाल पर उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य की हिमायत में इस्तीफा दिया। चौहान ने कहा कि मौर्य एक सीनियर लीडर हैं, लेकिन इस्तीफा देने का फैसला उनका अपना है। वहीं इस सवाल के क्या वो समाजवादी पार्टी में शमूलियत अख्तियार करेंगे, उनका कहना था कि वो अपने हामियों, कारकुनों और तमाम अफराद जिनकी वजह से वो सियासत में हैं उनसे तबादला ख्याल करने के बाद कोई फैसला करेंगे। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज पंजाब के दौरे के पहले दिन 10 नुकाती पंजाब मॉडल पेश करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी पंजाब को एक खुशहाल और सुनहरा पंजाब बनाने के लिए पुरज़्म है, जिसका अहम एजेंडा रोजगार रहेगा। केजरीवाल ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि आप रोजगार को सबसे ज्यादा अहमियत देगा क्योंकि पंजाब के नौजवान रोजगार की कमी की वजह से बैरून मुल्क हिजरत करके जा चुके हैं और ये सिलसिला अब भी जारी है। रियासत के नौजवान ताकत को बाहर जाने से रोकने और जो लोग चले गए हैं उनको वापस लाने के लिए रोजगार एक अहम मामला होगा। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी
तो हम क्या करेंगे। मैं भी बहुत दिन से पंजाब में घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। मान साहब पंजाब के ही हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, उनको बहुत अच्छी समझ है पंजाब की। उन सारे इनपुट्स को लेके हमने एक पंजाब मॉडल तैयार किया है, लोगों के इनपुट्स के आधार पे। 10 बिंदुओं का ये पंजाब मॉडल है, 10 पॉइंट एजेंडा है पंजाब मॉडल का। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो एक नया पंजाब बनाएंगे, खुशहाल पंजाब बनाएंगे, विकास वाला पंजाब बनाएंगे, तरक्की वाला पंजाब बनाएंगे, जिसमें ये 10 बड़े बड़े एजेंडा होंगे। सबसे पहला एजेंडा है रोजगार। आज हमारे बच्चे रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हर घर के अंदर बेरोजगार है। रोजगार ना मिलने की वजह से हर बच्चा कनाडा की तरफ देखता है। हर माँ बाप को लगता है यार मैं अपने बच्चों को किसी तरह से कनाडा भेज दूं। हम ऐसा खुशहाल पंजाब बनाएंगे जिसमें जो बच्चे कनाडा चले गए, मैं आज आपको यकीन देता हूं कि 5 साल के अंदर वो सारे बच्चे पंजाब वापस आना शुरू करेंगे। पंजाब के अंदर रोजगार के इतने सारे अवसर पैदा करेंगे। दिल्ली में हमने 10 लाख बच्चों को रोजगार दिया कोरोना के टाइम पे, हमें देना आता है। दूसरा एजेंडा है नशा। कुछ बच्चे कनाडा चले गए और बाकी पंजाब की जवानी जो है वो नशे में डूबी हुई है। गांव-गांव के अंदर खुलेआम नशा बिक रहा है। पिछली बार कांग्रेस की जब सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम नशा बंद करेंगे, कोई नशा बंद नहीं हुआ। आज भी वैसे ही नशा बिक रहा है। क्यों? क्योंकि सबकी इनकी साठगांठ है, सारी पार्टियों की, नशा करने बेचने वाले सारे गिरोह की। हम इस पूरे सिंडिकेट को खत्म करेंगे, नशा बेचने वाले पूरे गिरोह को खत्म करेंगे, माफिया को, नशा माफिया को खत्म करेंगे और नशे से अपने बच्चों को बाहर निकाल के पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। तीसरा है पंजाब के अंदर शांति व्यवस्था कायम करना, कानून व्यवस्था कायम करना। बेअदबी के इतने सारे किस्से हुए, बेअदबी के इतने सारे हादसे हुए और सभी धर्मों के ग्रंथों की बेअदबी हुई समय समय पे, लेकिन किसी भी एक भी मामले के अंदर किसी को सजा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? मरकजी वजारत बराए इत्तलात और नशरियात का ट्विटर अकाउंट आज चारशंबे की सुबह हैक हो गया। हैकर्स ने अकाउंट का नाम एलन मास्क रखकर प्रोफाइल फोटो में मछली की तस्वीर लगा दी। साथ ही कई सारे ट्वीट्स भी कर दिए थे। कुछ देर बाद अकाउंट को रिस्टोर कर लिया गया और उन ट्वीट्स को भी हटा दिया गया। ये जानकारी वजारत ने खुद दी है। वाज़ेह है कि इससे कबल पीएम मोदी, IMA, ICWA और मानदेसी महिला बैंक के ट्विटर अकाउंट्स भी हैक हो चुके हैं। वजारत इत्तलात और नशरियात के ट्विटर अकाउंट से आज छेड़छाड़ किए जाने की खबर जब मिली तो फौरन उसको ठीक करने की कोशिशें शुरू हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्विटर अकाउंट से गुज़िश्ता कुछ वक्त से लगातार ग्रेट जॉब के ट्वीट हो रहे थे। मीडिया में इस तरह की खबरें लगातार आनी शुरू हो गई थी कि वजारत के ट्विटर अकाउंट का नाम अचानक बदल गया। बाद में ट्विटर वजारत ने जानकारी दी कि ट्विटर हैंडल हैक हो गया था, जिसे रिस्टोर कर लिया गया। शुमाली हिंद में बीते कुछ दिनों से हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है। महकमे मौसमियात ने इंतबाह जारी करते हुए कहा कि इस हफ्ते के आखिर में नॉर्थ वेस्ट के मैदानी इलाकों और शुमाली हिंद के कुछ हिस्सों में सर्दी की लहर फिर से लौट सकती है। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने मंगल के रोज कहा था कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, नॉर्दर्न राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में 1-2 दिन तक ठंड रह सकती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के मैदानी इलाकों में मिनिमम टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री उसमें गिरावट आएगी। 12 से 15 जनवरी के बीच पंजाब, नॉर्दर्न राजस्थान, हरियाणा और चंडीगढ़ के अलग अलग इलाकों में सर्दी की लहर चलने का अंदेशा जाहिर किया गया है। 3 IT कंपनियों विप्रो, इंफोसिस और TCS ने आज दिसंबर तिमाही का रिजल्ट जारी कर दिया। इसमें 2 के फायदे में अच्छी बढ़त हुई, जबकि एक का फायदा
करीबन बराबर रहा। यह पहली बार हुआ है जब 3 आईटी कंपनियों ने एक ही दिन अपना रिजल्ट जारी किया है। मुल्क की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस को दिसंबर तिमाही में 9,769 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। एक साल पहले 8,701 करोड़ रुपए के मुकाबले ये 12.3% ज्यादा है। कंपनी ने बताया कि इसका रेवेन्यू 16.3% बढ़कर सालाना की बुनियाद पर 48,855 करोड़ रुपए रहा, जो एक साल पहले इसी वक्त में 42,015 करोड़ रुपए था। कंपनी ने 7 रुपए फी शेयर का बोनस भी अपने शेयर होल्डर्स के लिए डिक्लेयर किया। इसकी रिकॉर्ड डेट 10 जनवरी है। डिविडेंड 7 फरवरी तक खाते में जमा होगा। इसके साथ ही कंपनी ने 4,500 रुपए फी शेयर की बुनियाद पर बाईबैक भी डिक्लेयर किया, यानी आज के भाव पर इन्वेस्टर्स को 16.67% का फायदा मिलेगा। टीसीएस 18,000 करोड़ रुपए के शेयर को इन्वेस्टर्स से वापस खरीदेगा। टीसीएस का शेयर 1.5% गिरकर 3,857 रुपए पर आज बंद हुआ। रिटेल महंगाई दर दिसंबर महीने में बढ़कर 5.59% यानी 5.59% हो गई। नवंबर में ये 4.91% थी। खाने पीने के सामान की कीमतें बढ़ने की वजह से महंगाई की शरह बढ़ी है। वहीं नवंबर में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ 1.4% रही। पिछले साल इसी महीने आईआईपी की ग्रोथ -1.6% थी, जबकि अक्टूबर में आईआईपी की ग्रोथ 3.2% थी। चाशुंबे के रोज इसके आंकड़े जारी किए गए। महंगाई के आंकड़े रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंफर्ट जोन में बने हुए हैं। आरबीआई का महंगाई का शरह 4% प्लस या -2% पर बनाए रखने का निशाना है। सऊदी अरब की कौमी कमेटी बराए हज उम्रा और विजिट एक्टिविटी के रुकन सईद बाहशवान ने तवक्को जाहिर की कि अगले 3 महीने रजब, शाबान और रमजान के दौरान बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन उम्रा की तादाद में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि ये इजाफा ऐसे वक्त में होगा जब सऊदी अरब में कोरोना की पाबंदियां उठने के बाद मुतअद्दिद ममालिक के मुसाफिरों की आमद और रफ्त शुरू होगी। उनका कहना था कि हुकूमत ने उम्रा ज़ायरीन की मक्के मुकर्रमा तक तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और अब उज़्बेकिस्तान, लीबिया, मिस्र, तुनिस, अलजायर, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान से उम्रा ज़ायरीन को सऊदी अरब में दाखिले की इजाज़त दी गई है। उन्होंने अलअरेबिया.नेट को बताया कि 201 उम्रा कंपनियां और इदारे आज़मीन को उनकी आमद से लेकर उनके आबाई वतन रवानगी तक बेहतरीन खिदमात फराहम करती हैं। खादिमुल हरमैन शरीफैन की तरफ से उम्रा ज़ायरीन की आसानी और सहूलत के लिए गैर मामूली सर्विसेज फराहम की गई हैं ताकि अल्लाह के घर में आने वाले अल्लाह के मेहमानों को मनासिक और इबादत की अदायगी में किसी किस्म की दिक्कत और दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। उन्होंने उम्रा खिदमत फराहम करने वाली कंपनियों और इदारों की उनकी खिदमत करने और आज़मीन को होटल, ट्रांसपोर्टेशन और कैटरिंग समेत बेहतरीन सर्विसेज और उनकी मेहमान नवाजी की हिदायत दी। बाशवान ने निशानदेही की कि उम्रा सेक्टर की बहाली, होटलों में रिहाइश की सरगर्मियों में इजाफे और मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा में नकलो हमल, रेस्टोरेंट्स में बुकिंग, खरीदारी और दीगर ज़राए में तिजारती नकलो हरकत में इजाफे में अहम किरदार अदा करेगी। अब बात कोरोना वायरस की। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के 29,67,751 नए मामला दर्ज हुए। इसी दौरान 8,629 अफराद ने अपनी जान गंवाई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना के मुतासरीन का मजमूई आंकड़ा 31,45,36,688 हो गया, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 55,24,035 हो गई। दुनिया भर में फिलहाल 4,70,85,999 अफराद का इलाज चल रहा है। नए मुतासरीन के मामले में अमेरिका 6,72,000 मरीजों के साथ टॉप पर है, जबकि 3,68,000 मामलों के साथ फ्रांस दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। वहीं 2,20,000 नए केसेस के साथ इटली तीसरे नंबर पर है। पिछले दिन के मुकाबले कोरोना के नए मामलों में 5,72,000 की बढ़ोतरी हुई है। दुनिया भर में मंगल के रोज 22,09,000 मुतासरीन मिले थे। हम सबको अवगत है कि ओवरऑल ग्लोबल लेवल पर ओमिक्रॉन वेरिएंट एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में नवंबर के अंत में नोट किया गया था और उसके तहत अगर हम देखें तो अब 149 कंट्रीज में 5,50,000 से अधिक टोटल ओमिक्रॉन के केसेस पाए गए हैं और टोटल 115 कंफर्म डेथ रिपोर्ट हुई हैं। इसी तरीके से इंडिया में अगर देखें तो 28 स्टेट्स और यूटीज में 4,868 के करीब ओमिक्रॉन केसेस अब तक डिटेक्ट हुए हैं, जो कि जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा डिटेक्ट किए गए हैं और जिसमें से 1,805 केसेस रिकवर भी हो चुके हैं।
हिंदुस्तान में चाशुम्बे के रोज कोरोना वायरस के लिहाज से काफी खतरनाक दिन रहा। तीसरी लहर में पहली बार 24 घंटों के दौरान 2 लाख से ज्यादा केसेस मिले। रात 9 बजे तक 2,26,026 नए कोरोना मुतासरीन मिल चुके थे। इस दौरान 76,447 लोग ठीक हुए, लेकिन 355 लोगों की मौत हो गई। एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में भी 1,49,224 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पहली बार मजमूई एक्टिव केसेस 10 लाख के पार पहुंच गए हैं। फिलहाल 10,98,000 कोरोना मुतासरीन का मुल्क भर में इलाज जारी है। अगर हम देश की परिस्थिति देखें तो पाते हैं कि देश में एक्टिव केसेस की संख्या अब 9,55,000 के करीब है। एवरेज 1.5 लाख डेली केसेस देश में रिपोर्ट हो रहे हैं। और अगर आप नीचे के ग्राफ में देखें तो पाएंगे कि 30 दिसंबर को जहां देश में 13,154 केसेस रिपोर्ट हुए थे, अब वह संख्या पिछले 24 घंटे में बढ़कर 1,94,720 केसेस नोट की गई है। इसी के साथ ही हाई इन्फेक्शन स्प्रेड को दिखाते हुए हम देखते हैं कि जहां 30 दिसंबर को देश में ओवरऑल केस पॉजिटिविटी 1.1% थी, अब वह बढ़कर करीब 11.05% हो गई है। हुकूमत के एक आला तिब्बी माहिर डॉक्टर जयप्रकाश मलील का कहना है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तकरीबन नाकाबिले तस्खीर है और उससे हर एक मुतासिर होगा। एक चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना अब कोई खौफनाक बीमारी नहीं रही। नए स्ट्रेन का असर बहुत हल्का है और बहुत कम लोगों को अस्पताल में दाखिल कराने की नौबत आ रही है। ICMR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड एपिडेमोलॉजी में साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर जयप्रकाश मलील ने कहा कि ओमिक्रॉन ऐसी बीमारी है जिस पर हम काबू पा सकते हैं। हम लोगों में से बहुत से तो ये भी नहीं जान पाएंगे कि वो इससे मुतासिर हो गए हैं। मुमकिन तौर पर 80% से ज्यादा अफराद को ये मालूम भी नहीं चलेगा कि ये उन्हें कब लगा। डॉक्टर मलील ने मजीद कहा कि किसी भी तिब्बी इदारे ने बूस्टर डोज का मशवरा नहीं दिया, क्योंकि इस वबा की फितरती तासीर को कोरोना को रोकना सही नहीं है। गैर अलामती शख्स के करीबी राब्ते के टेस्ट के खिलाफ राय देते हुए उन्होंने कहा कि वायरस का इन्फेक्शन सिर्फ 2 दिन में दुगना हो रहा है, इसलिए जब तक टेस्ट उसकी मौजूदगी जाहिर करेगा उससे पहले वो शख्स कई लोगों को मुतासिर कर चुका होगा। उन्होंने कहा कि लिहाजा जब आप टेस्ट कराते हैं तो आप काफ़ी पीछे होते हैं और इससे वबा के फैलाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सख्त लॉकडाउन के हवाले से उन्होंने कहा कि हम मुद्दत तवील तक घर में बंद नहीं रह सकते। इस बात को समझने की जरूरत है कि ओमिक्रॉन का असर डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले बहुत हल्का है। डॉक्टर मलील ने कहा कि जब तक मुल्क में वैक्सीन आई उससे पहले ही तकरीबन 85% हिंदुस्तानी मुतासिर हो गए थे। ऐसे में वैक्सीन की पहली खुराक पहली बूस्टर डोज की तरह थी, क्योंकि बेशतर हिंदुस्तानियों में कुदरती कुव्वत मुदाफियत मौजूद थी। वज़ारत सेहत ने चाशुम्बे को बताया कि कोरोना की तीसरी लहर के दौरान मुल्क में तेजी से नए मामले मिले हैं। मुल्क में 14 दिन में ही पॉजिटिविटी रेट 11 गुना बढ़ा है। वज़ारत सेहत के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा कि 30 दिसंबर को मुल्क में 1.1% पॉजिटिविटी रेट था, जो 12 जनवरी को 11.05% हो गया। मुल्क में अब एक्टिव केसेस की तादाद 9,55,319 हो गई। हालांकि तेजी से नए मामले बढ़ने का ये ट्रेंड हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी है। दुनिया के 159 मुल्कों में तेजी से नए केसेस बढ़ रहे हैं, जिनमें यूरोप के 8 मुल्कों में महज 2 हफ्तों में ही दुगने मामले सामने आए हैं। पाकिस्तान ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी तैयार की है। ये पूरी पॉलिसी तो पब्लिक डोमेन में नहीं लाई जाएगी, लेकिन इसका कुछ हिस्सा जुम्मे के रोज वजीर आजम इमरान खान जारी करेंगे। इस पॉलिसी में कहा गया है कि हिंदुस्तान के साथ अमन बहाली की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा कश्मीर मुद्दे को दोनों मुल्कों के बीच ट्रेड के रास्ते में रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा। हालांकि अभी ये पॉलिसी के और डिटेल्स आने के बाद ही इस पर रिएक्शन हिंदुस्तान की तरफ से आएगा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अभी तक जो एग्रेसिव रुख इख्तियार किया था उससे वो एक कदम पीछे हट रहा है। खिचड़ी को सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन इसके भी नुकसानात हैं। चौंकना लाजमी है, लेकिन आसाम में जो वाकया उसके बारे में जानकर आप भी यही मानेंगे। दरअसल गुवाहाटी में एक चोर चोरी करने गया था, भूखा था तो खिचड़ी बनाने लगा, लेकिन इसी दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब असम पुलिस ने इस वाकये को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। पुलिस ने लिखा कि खाना चुराने वाले चोर का अनोखा केस,
सेहत के लिए खिचड़ी के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन चोरी की कोशिश के दौरान खिचड़ी पकाने से आपको काफी नुकसान हो सकता है। गुवाहाटी पुलिस ने इस चोर को गिरफ्तार कर लिया है और अब पुलिस उसे गर्म खाना परोस रही है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।